आज का जो सब पहला हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो हमारा है फिबोनाची सीरीज़। हमने ना फिबोनाची सीरीज़ में अभी आपको बताता हूँ होती क्या है। फिलहाल हमने ये प्रोग्राम बनाना है कि जो कि ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब फिबोनाची सीरीज़ हम देख लेते हैं कि हमारे पास होती क्या है। फिबोनाची सीरीज़ के ना जो से पहले दो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि नंबर होते हैं, वो हमेशा पहला एलिमेंट 0 होता है, फिर हमारे पास 1 आ जाता है, दूसरा इसका नंबर 1 होता है, और जितने बकाया नेक्स्ट नंबर होते हैं ना, हमेशा अगला आने वाला नंबर पिछले दो एलिमेंट्स का ना पिछले दो नंबर्स का सम होता है। यानी कि देखिए पहले दो नंबर हमेशा आपको पता है 0 और 1 होंगे, और जो सा फिर थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, 0 और 1 का सम वो 1 आता है। इसी तरह जो सा फोर्थ वाला नंबर होगा वो प्रीवियस टू नंबर क्या है, 1 और 1 है। और अब अगर हम इन दोनों का सम लें तो इसका हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह जो सा अगला नंबर होगा वो उससे प्रीवियस टू नंबर्स कौन से हैं, 2 और 1, इसका दोनों का सम क्या आएगा, आपको पता है 3 आएगा, तो ये अगला नंबर 3 आ जाएगा। और इसी तरह जो सा अब इनसे नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास प्रीवियस टू का सम, प्रीवियस टू हमारे पास क्या है, 3 है और 2 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास 5। तो इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी वो 5 होगी। और दोबारा और भी कर लेते हैं। इसी तरह अब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास 5 और 3 का सम होगा, तो वो क्या आ जाएगी 8। और अब इससे अगली टर्म आपने मुझे बतानी है, इससे अगली टर्म क्या आएगी जी, यानी कि आपको समझ आ गई है कि जो सी नेक्स्ट टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, पिछले 2 का सम होगी। तो जो से हमारे पास लास्ट 2 नंबर्स वो क्या है, 8 है और 5 है, तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो से आगे सीरीज़ है ना ये चलती जाती है। तो इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। तो हमने ना इस तरह का प्रोग्राम बनाना है जो कि हमें ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करके दे। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना पहले मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसको मैं 10 इनपुट दूँ, यानी कि वो क्या करे, मुझे इस सीरीज़ के पहले 10 एलिमेंट्स को प्रिंट कर दे। यानी कि पहले 10 एलिमेंट आपको बताइए हम कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अच्छा सॉरी, ये जो सब 1 और 2 है ना ये उसकी अपनी काउंटिंग है विजुअल स्टूडियो कोड की। अगर मैं इस तरह अगर करूँ, अच्छा ठीक है। अब ये जो ये स्टार्टिंग में 1 2 लिखे हुए हैं ना ये मैंने नहीं लिखी हैं, ये इसकी ना बाई डिफ़ॉल्ट काउंटिंग है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चलिए यहाँ भी आपको बेहतर है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, पहले ये 0 से शुरू हो रही है सीरीज़, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने इस सीरीज़ के पहले 8 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। और मैं जो से अभी हम लेट आए हैं उनको दोबारा बता दूँ, फिबोनाची सीरीज़ हमारे पास एक ऐसी नंबर की सीरीज़ होती है जिसका हर अगला आने वाला नंबर पिछले 2 नंबर्स का सम होता है। यानी कि पहले 2 नंबर्स हमेशा हमारे पास 0 और 1 होंगे, और इससे अगले जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, पिछले 2 नंबर्स का सम होंगे। जैसे कि हमारे पास ये अब थर्ड एलिमेंट क्या होगा, पिछले 2 का सम, पिछले 2 नंबर क्या है, 0 और 1 है, 0 और 1 का सम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो वो थर्ड एलिमेंट है। इस तरह फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, पिछले 2 नंबर्स का सम, यानी कि सेकंड और थर्ड का सम होगा, तो वो 1 को 1 से मैंने प्लस किया तो 2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 और 2 का सम, तो वो मेरे पास 3 आ गया। तो ये इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। तो हमने इस तरह का प्रोग्राम बनाना है जो कि हमें ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करके दे, जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको कहेंगे वो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें प्रिंट करके दे देगा। तो अब चलते हैं हम इसकी लॉजिक की तरफ कि हमने इसको बनाना कैसे है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट करिए मैं जो सा हमारे पास पहला एलिमेंट है ना उसको n1 कह देता हूँ, n1, ठीक है। n1 को मैं क्या कह दूँगा, 0। और इस तरह जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब इसी तरह हमारे पास जो सा थर्ड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट क्या होगा, ये इसको मैं फर्स्ट कर n3 कह देता हूँ। n3 हमारे पास क्या होगा, n1 प्लस n2 का सम। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हर यानी कि हमारे पास जो सा थर्ड एलिमेंट है वो क्या क्या होगा, पहले और दूसरे का सम के इक्वल होगा, तो वो हमारे पास थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अब इसी तरह मैंने ना इसी लॉजिक को मैंने ना बार बार दोहराते जाना, यानी कि हर अगला जो सा यानी कि हर अगला एलिमेंट है वो क्या होगा, पिछले 2 एलिमेंट्स का सम होगा ही। तो अब मुझे ये करना है कि ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे पहले 3 टर्म्स आ गई हैं, n1 भी आ गया, n2 भी आ गया और n3 भी आ गई, यानी कि ये सीरीज़ की मेरे पास पहली 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब मुझे चाहिए n4 यानी कि फोर्थ टर्म चाहिए। तो अब वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बिल्कुल यही लॉजिक है। सिंपली हमने क्या करना है, हमने n1 को और n2 को चेंज कर देना है, यानी कि n1 अब हमारे पास क्या हो जाएगा, n2 के इक्वल, जबकि n2 किसके इक्वल हो जाएगा, n3 के इक्वल। तो ये ज़रा सोच के आपने ना मुझे बताना कि आपको समझ आइए, ज़रा खुद सोचें कि जो मैंने ये 2 लाइन्स लिखी हैं, पहले तो आपको ये समझ आ गई है ना कि n1 0 है, n2 1 है, जबकि n3 अब हमारे पास क्या आ गया, n3 भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। अब जो मैंने ये 3 लाइन्स एग्जीक्यूट होने के बाद अब जो ये 2 लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी, इसके बाद आपने मुझे बताना है n1 और n2 की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, n1 n2
की वैल्यूज मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, मेरे पास पहली टर्म क्या थी n1 आपको पता है 0 होगी हमेशा, और मेरे पास जो सी सेकंड टर्म होगी ना n2 वो मेरे पास हमेशा 1 होगी। यानी कि जो सी हमारे पास फिबोनाची सीरीज होती है ना, उसकी जो सी पहली टर्म होती है वो हमेशा 0 होती है, और जो सी दूसरी टर्म होती है वो हमेशा 1 होती है। ये आपने याद रखने हैं। और इसके बाद आगे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम की इक्वल होंगी, प्रीवियस टू टर्म्स के सम की इक्वल होंगी, आगे जितनी भी नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं मेरे पास। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको ये ना लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इस प्रोग्राम को कैसे बनाना स्टार्ट करना है, मैं फिलहाल वो आपको बता रहा हूँ कि हमने स्टार्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि मेरे पास जो सा पहला नंबर है वो 0 के इक्वल है n1, और नंबर 2 क्या है वो 1 के इक्वल है, ये तो आपको पता है। इसी तरह जो सा मेरे पास थर्ड एलिमेंट आएगा n3, वो किसके इक्वल होगा, n1 प्लस n2 के इक्वल, ये मैंने आपको बता दिया है। और वो यानी कि अगर मैं n1 और n2 को प्लस करूँ, यानी कि 0 और 1 को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि फिलहाल हमारे पास ये इतनी सीरीज बन चुकी है, यानी कि मैं क्या करूँगा n1 n2 और n3 को प्रिंट करवा दूंगा ना, तो मेरे पास ये सीरीज मेरी बन के आ चुकी है, यानी कि मेरी फिबोनाची सीरीज में पहले 3 एलिमेंट आ चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, इसी लॉजिक को बार बार रिपीट करना है, और अगली जो सी सीरीज बकाया वो मैंने प्रिंट करवानी है। तो उसी में यानी कि मैं लॉजिक को रिपीट करने के लिए मुझे ना थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी, किसमें, मेरे नंबर्स में, यानी कि n1 और n2 में। वो मैंने क्या की है, मैंने ये चेंजिंग की है, n1 को मैंने n2 के इक्वल रख दिया है और n2 को मैंने n3 के इक्वल रख दिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स मैंने यही पूछा था कि बताएं ये पहली 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जब मैं ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो n1 और n2 की वैल्यू सारी बात चेंज हो जाएगी इनसे। तो मैं ये पूछ रहा था कि n1 और n2 की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। स्टार्ट में n1 और n2 0 और 1 होंगी, और अच्छा किसी ने मुझे रिप्लाई किया होंगी हमेशा, स्टार्ट में n1 और n2 0 और 1 होंगी हमेशा। जी जी, स्टार्ट में मैंने आपसे पहले भी कहा वो हमेशा 0 और 1 ही होंगी, क्योंकि हमारी जो फिबोनाची सीरीज़ है वो हमेशा उसके पहले 2 एलिमेंट 0 और 1 होते हैं, और उसके बाद n3 यानी कि अगले थर्ड फोर्थ सिक्स फिफ्थ सिक्स जितने भी आगे एलिमेंट आएंगे वो प्रीवियस 2 का सम होते हैं, पहले 2 एलिमेंट हमेशा 0 और 1 ही होंगे, ठीक है। तो अभी देखें मैंने क्या किया, मैंने ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई है, तो मेरे पास ये इतनी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई है, यानी कि पहला एलिमेंट 0, दूसरा 1 और थर्ड 1 भी प्रिंट हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने n1 को इक्वल रख दिया n2 के, तो आपको पता है n2 अब क्या है, ये 1 है, और n3 मैंने क्या किया है, अब n2 में मैंने क्या रख दिया, n3 मेरे पास क्या है वो भी 1 है, यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद n1 में क्या आ जाएगा 1, और n2 में क्या आ जाएगा वो भी मेरे पास 1 आ जाएगा। और आपको ये पता है कि ये 1 कौन सा है, ये सेकंड वाला है, यानी कि ये n2 है, ये आप देख सकते हैं n1 में n2 आ गया और अब n2 में n3 आ गया। अब अगर दोबारा से मैं क्या करूँगा, n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 करूँगा, तो अब बताइए मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ मेरे पास क्या आंसर आएगा। अब देखिए मेरे n1 और n2 दोनों चेंज हो चुके हैं, अब n1 पे भी 1 है, n2 पे भी 1 है, तो अब अगर मैं दोबारा n1 और n2 को प्लस करूँगा तो मेरे पास आज क्या आ जाएगा, बिल्कुल 2 आ जाएगा। तो आपको पता है अब ये 2 क्या है, मेरा फोर्थ वाला नंबर है। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी, अगर आप ध्यान से एक दफ़ा देखेंगे ना इसको मैंने क्या लिखा है आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे हो रहा है। मैंने क्या किया, पहले मैंने n1 और n2 को प्लस किया, मेरे पास n3 आ गया ये वाला। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने n1 और n2 को चेंज कर दिया, अब मैंने n1 इसको कर दिया, अब और n2 मैंने इस 1 को कर दिया। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास नेक्स्ट टर्म n3 है, अब ये वाली आ जाएगी। अब इसी तरह अगर मैंने इससे भी नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को n1 रख दूंगा और इस टर्म को मैं n2 रख दूंगा, और जब दोबारा से n1 और n2 को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा हम ना इसी स्टेप को दोबारा से रिपीट करते हैं और अब हम ना नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इसी तरह अब अगर मैं यहीं पे दोबारा लिखता हूँ n1, अब मेरे पास क्या आ जाएगा n2 के इक्वल, और अब आपको पता है n2 में क्या वैल्यू है, n2 में वैल्यू है मेरे पास, आपने मुझे बताना है n2 में वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये आप देख सकते हैं n2 में मेरे पास वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि n1 क्या और n2 क्या है मेरे पास। ये देखिए अब ये मेरा n1 है और ये मेरा n2 है, तो मैंने जब n1 और n2 को प्लस किया तो मेरे पास ये n3 2 आंसर आया, ठीक है। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, मैंने n1 और n2 को एक एक स्टेप आगे ले जाना है, यानी कि n1 को मैं n2 के इक्वल रख दूंगा और n2 को मैं n3 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। दोबारा सुन लें
कि मैंने n1 और n2 को प्लस किया था और मेरे पास ये 2 आंसर आ गया n3। अब सिंपली मैंने अगर इन दोनों को प्लस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक स्टेप आगे चला जाना पड़ेगा, यानी कि n1 को मैं n2 की कवर रख दूंगा और जो मेरे पास n2 है उसको मैं n3 की कवर रख दूंगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, n1 को मैंने n2 की कवर रख दिया और n2 को मैं दोबारा से क्या करूँगा, n3 की कवर रख दूंगा। और जब मैं दोबारा n3 को इक्वल करूँगा n1 प्लस n2 के, तो अब आपको पता ही यहाँ पे क्या आंसर आएगा। मैं यहाँ देता हूँ, अब मेरे पास n1 क्या है, ये वाला 1 है, इसी तरह है ना, और n2 क्या है मेरे पास, ये वाला 2, क्योंकि मैं दोनों को एक एक स्टेप आगे ले गया हूँ। तो अब अगर मैं इन दोनों को दोबारा से जब प्लस करूँगा तो मेरे पास n3 क्या आ जाएगा, 3, जो कि क्या है मेरी फिबोनाची सीरीज की नेक्स्ट टर्म है। तो मैं सिंपली मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहली 2 टर्म्स को ऐड किया है और मेरे पास तीसरी टर्म आ गई है, यानी कि n1 और n2 को ऐड किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने n1 और n2 दोनों को एक एक नंबर आगे ले गया हूँ, एक एक स्टेप आगे ले गया हूँ, यानी कि पहले मेरा n1 यहाँ पे था 0 पे, मैं उसको यहाँ पे ले आया हूँ 1 पे, और जो सा मेरा n2 था वो 1 पे था, उसको मैं यहाँ पे इस 1 पे ले आया हूँ। फिर मैंने दोबारा इन दोनों को प्लस किया तो मैं इस नंबर पे पहुँच गया। अब दोबारा से मैंने क्या किया, एक एक नंबर दोनों को आगे ले गया, तो मेरे पास ये 2 टर्म्स आ गई n1 और n2 में। मैंने फिर इन दोनों को जमा किया तो मेरे पास ये आ गया 3। अब दोबारा मैं इसी लॉजिक को मैं रिपीट करता जाऊँगा, यानी कि प्रीवियस 2 टर्म्स को मैं प्लस करता जाऊँगा, मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। ये कन्फर्म कर लें कि आपको समझ आई है। इस तरह हमने क्या करना था, हमने लॉजिक ना स्टार्ट करनी थी कि क्वेश्चन को हमने किस तरह सोल्व करना है। तो ये आपने किस तरह करना है, ये आपने पहले कॉपी पेंसिल पकड़नी है। आपने सबसे पहले ना देखना है कि ना मैं जो मुझे प्रोग्राम कहा गया इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है, आउटपुट क्या आ रही है। सबसे पहले आपने ये देखा करेंगे ये प्रोग्राम में जो ना ये बनाना है, तो आपने कॉपी के ऊपर पहले उसकी आउटपुट लिख लेनी है। फिर आपने सोचना शुरू करना है, अच्छा यार ये जो आउटपुट में आ रहा है सबसे पहले मैंने ये लाने की कोशिश करनी है, पहला स्टेप, यानी कि आउटपुट को स्टेप्स में डिवाइड कर लें। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने स्टेप में डिवाइड किया, ये मेरे पहला स्टेप था ना, पहले तो ये हमें पहले ही पता है कि 0 1 पहले टर्म है। अब अगला स्टेप क्या था कि हमने यहाँ पे 1 लाना है, वो किस तरह लाना है, प्रीवियस 2 को प्लस किया, तो मैंने वही किया, मैंने प्रीवियस 2 को प्लस किया। फिर अगला स्टेप मेरा क्या था कि मैंने अब जो अगली 2 टर्म्स है उनको प्लस करना है। तो देखिए मैंने सिंपली क्या किया, मैंने n1 की और n2 की जगह चेंज करके दोबारा से उनको प्लस किया, तो मेरे पास अगली टर्म आ गई है। तो इस तरह आपने क्या करना है, पहले कॉपी पेंसिल पे ना लॉजिक बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास लॉजिक बन गई है तो ना फिर कोडिंग करना तो आपको पता ही आसान है। तो अब चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, मैंने मेन के अंदर ना एक नंबर लिया है, नंबर का इंटीजर यानी कि नंबर बनाया है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ सी इन नंबर के अंदर, और वही नंबर मैं किसको पास करूँ, फिबोनाची सीरीज का मैंने ये प्रोग्राम ऊपर ना फंक्शन बनाया उसको, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइम मैं वॉइड रख देता हूँ, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। इसने सिंपली क्या करना है, जितने मैं यहाँ नंबर दूंगा ना, फर्स्ट करो मैं नंबर यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, फिबोनाची सीरीज के पहले 10 नंबर ना प्रिंट करके दे देगा, पहले 10 एलिमेंट्स। अगर मैं इसको 5 यहाँ पे देता हूँ इनपुट यानी कि आर्गुमेंट में देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उस सीरीज के पहले 5 एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो इसका सिंपली काम ये है, यानी कि ये मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो देखिए अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मुझे एक ना मुझे इंटीजर चाहिए n1, उसके अंदर मुझे आपको पता है मैंने 0 रख लेना है, स्टोर कर लेना है। इसके अलावा मुझे और दूसरा इंटीजर चाहिए, उसके अंदर मैंने 1 स्टोर कर लेना है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया है। इसके अलावा मुझे एक और नंबर चाहिए n3, ठीक है, मुझे n3 भी चाहिए। अब ये n3 आपको पता है हमेशा n1 और n2 का सम के इक्वल होगा। अब यही हमने करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है फिबोनाची सीरीज के जो से पहले 2 एलिमेंट्स क्या हैं, वो 0 और 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले हूँ यानी कि सी आउट करवा देता हूँ 0 और 1 को, यानी कि n1, और फिर मैं दरमियान में ना ये स्पेस प्रिंट करवा देता हूँ, और दोबारा मैं n2 को प्रिंट करता हूँ, और दोबारा से ना इतनी स्पेस मैं करवा देता हूँ, ये ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, n1 0 है और n2 क्या है, 1 है। और तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली मेरी सीरीज़ का n1 0 प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये इतनी स्पेस आएगी दरमियान में, और फिर मेरे पास n2 प्रिंट हो जाएगा। सिंपली सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। अब जो सा अगले है, जो सा हमारे पास ये लॉजिक है, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला स्टेप कर रहे हैं, ये स्टेप और ये स्टेप, ये 3 स्टेप ऐसे स्टेप है जो हमने बार बार रिपीट करने हैं। देखिए आप नीचे देख भी सकते हैं, यानी कि जब हमने थर्ड एलिमेंट निकाला है तो हमने क्या किया, ये 3 स्टेप रिपीट किए हैं। अगला एलिमेंट निकाला है, दोबारा से ये 3 स्टेप रिपीट करने हैं। इसी तरह जब हम उसी तरह अगला एलिमेंट निकालेंगे तो हमें यही 3 स्टेप बार बार रिपीट करना पड़ेंगे। तो आपको पता है जब मैंने एक यानी कि सेम स्टेप्स को बार बार रिपीट करना होता है तो हम क्या लूप यूज़ करते हैं, हम लूप यूज़ करते हैं।
यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने N1 और N2 को तो प्रिंट करवा लिया है, यानी कि इतनी फिबोनाची सीरीज मैंने प्रिंट कर रही है, लेकिन अब जो अगले एलिमेंट्स है ये प्रिंट करने के लिए मुझे लूप यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन 3 स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लिख लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू। अब ये मैंने 2 क्यों लिखा है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने क्यों लिखा है। मैं पास ए कर रहा हूँ तो आई प्लस प्लस, यहाँ पे अब मैंने अपनी लॉजिक लिखी। अब देखिए मैंने क्या किया, मैं इस फंक्शन को ना एक आर्गुमेंट आ रहा है, यानी कि एक इंटीजर नंबर यानी कि ए आ रहा है। चलो ए को काट मैं नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये नहीं, तो देखिए अब ये नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर हमने फिबोनाची सीरीज के पहले 10 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो ये 10 होगा। अब देखिए 10 में से मैंने पहले 2 एलिमेंट्स प्रिंट कर लिए हैं, यानी कि N1 और N2 मैंने प्रिंट कर लिए हैं पहले, ये देख सकते हैं आप। तो अब जो सा फॉर लूप है उसमें मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, N2 से। अब यानी कि N2 से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये आपको ना अभी समझ आ जाएगी। यानी कि देखिए ना, पहला और दूसरा एलिमेंट मैंने प्रिंट कर लिया है और मैंने अब 2 से स्टार्ट होना है और जाना कहाँ तक है, लेस देन नंबर तक। तो आपको पता है लेस देन नंबर अगर मेरे पास यहाँ पे ना आएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या आ रहा है, मेरे पास 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लेस देन 10 यानी कि मेरा लूप चल रहा है, यानी कि 2 से लेके मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके लेस देन 10 है तो वो 9 तक चलेगा। तो आपको पता है 2 से लेके वो 9 तक कितनी टाइम्स चलेगा, 8 मरतबा, आप गिन भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे ऊपर प्रिंट हो जाएंगे और बकाया जो से 8 एलिमेंट्स नेक्स्ट है वो इस लूप के अंदर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको यानी कि इस तरह थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है इस लूप में, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह बेहतर समझ सकते हैं कि देखिए मैंने पहले 2 एलिमेंट्स ऊपर प्रिंट कर दिए हैं, N1 और N2 मैंने प्रिंट कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है। तो आप आई को 3 से स्टार्ट कर लें और फिर यहाँ पे क्या करें, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ले जाएं। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर तरीका है आपके लिए। यानी कि मेरा लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है, आई 3 से लेके 10 तक। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर तरीका है आपके लिए, यानी कि वो 3 से लेके 10 तक चलेगा, तो यानी कि वो 8 मरतबा चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 जी 8 मरतबा चलेगा लूप, और जो से अगले 8 नंबर होंगे वो इस लूप के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आसान है आपके लिए समझना। तो पहले 2 नंबर मैंने प्रिंट कर दिए। अब अगला अब मैंने क्या करना है, अब जो सा मेरे N3 है ना, वो N3 को क्या करना है, मैंने N1 प्लस N2 कर दिया और मैंने अब सिंपली क्या करना है, सी आउट मैंने करवा देना है N3 को, और उसके बाद मैंने इतनी स्पेस मैंने प्रिंट कर देनी है। और ये देखें अब यहाँ पे मेरे पास N3 प्रिंट हो जाएगा, और जैसे ही N3 प्रिंट होगा मैंने क्या करना है, मैंने N1 और N2 को अपडेट कर देना, यानी कि अगले एलिमेंट पे ले जाना है। तो N1 मेरे पास क्या आ जाएगा, N2 के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह N2 किसके इक्वल आ जाएगा, N3 के इक्वल। तो अब यही जो सी लॉजिक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये देखें, मैं दोबारा से ना इस प्रोग्राम को ना शुरू से समझाता हूँ। मैंने लॉजिक पूरी लिख दी है, अब आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, मेरे पास इंटीजर नंबर आएगा, फर्स्ट करें वो 10 आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, मैंने पहले 10 एलिमेंट्स फिबोनाची सीरीज के प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2 इंटीजर ले लिए हैं, एक N1 है उसको 0 कह दिया और N2 को मैंने 1 कह दिया। ये मेरे क्या है, फिबोनाची सीरीज के पहला और दूसरा एलिमेंट है और वो हमेशा 0 और 1 होंगे। और एक मैंने N3 ले लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपली सी आउट N1 और N2 को तो मैंने प्रिंट करा दिया, क्योंकि आपको पता है N1 और N2 हमेशा 0 1 होंगे, वो मेरी सीरीज प्रिंट हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने N3 को प्रिंट करवाना था। N3 क्या होगा, मेरे पास N1 और N2 का सम होगा, तो वो मैंने सम लिया है और मैंने फिर उसको भी प्रिंट कर दिया है। अब सम लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने N1 और N2 को मैंने अपडेट कर दिया, यानी कि उनको एक एक डिजिट आगे ले गया हूँ। तो ये मैं क्यों ले गया हूँ, मैं आपको पीछे सारी लॉजिक समझा चुका हूँ। तो जैसे ये पूरा जो सा लूप है मेरा बार बार रिपीट होगा, तो आपको पता है बार बार मेरी ये जो सी N1 और N2 है वो आगे जा रहे हैं, और बार बार ही उनका सम होगा और वो सम आगे प्रिंट होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये लूप समझा गई है, ठीक है। यानी कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 3 से लेके 10 तक चलेगा, तो 8 मरतबा चलेगा। तो पहले 2 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे और बकाया जो से अगले 8 एलिमेंट्स हैं वो इस लूप के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, मेरे पहले 10 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये बता दें, यहाँ तक आपको समझ आ गई। हम इसको रन करके भी देख लेते हैं क्या मैंने सही लिखा है प्रोग्राम की नहीं लिखा। तो मैं इसको कहता हूँ कि एंटर एनी नंबर, मैं 10 इसको इनपुट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे फिबोनाची सीरीज पहले 10 नंबर प्रिंट हो चुके हैं। आप कंफर्म कर लें कि वाकई ये सही प्रिंट हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ 13 तक तो हमने कर लिया था,
तो अगर हम 13 और 8 को प्लस करें तो मेरे पास 21 आता है, बिल्कुल 21 आता है। अगर मैं 21 को और 13 को प्लस करूँ तो मेरे पास 34 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी पहले 10 एलिमेंट्स फिबोनाची सीरीज़ के प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं दोबारा से इसको फर्स्ट के मैंने 15 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो ये देखिए मेरे पास ये 15 एलिमेंट्स भी प्रिंट हो चुके हैं एक ही लाइन में। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, वो देखिए मेरे पास एक ही लाइन के अंदर 15 एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। तो ये थी हमारे पास फिबोनाची सीरीज़। अब मैंने क्या करना है, मैंने ना यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है और वो मैंने बताना है कि क्या वो नंबर सठोंग है या नहीं है। ठीक है, मैंने ये उसको बताना है। तो आपको पहले ये मैं बता दूं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते कौन से नंबर हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर ऐसे नंबर जिनके डिजिट्स का क्यूब लें और उनको सम किया जाए वो उसी नंबर की इक्वल आ जाए। मिसाल के तौर पर ये देखिए इस तरह एक और एग्जांपल ले लें, 157 है मेरे पास। तो आपको पता है इस नंबर के अंदर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो मैंने क्या करना है, हर डिजिट का सेपरेटली मैंने क्यूब लेना है। सेपरेटली मैंने क्या करना है, क्यूब लेना है। तो इसी तरह देखिए सबसे पहले 1 का क्यूब मेरे पास क्या आएगा 1। दूसरे नंबर पे मेरे पास 5 का क्यूब क्या आएगा, 5 का क्यूब कोई बताएगा क्या आएगा, 125 आता है। चलिए आपकी मान लेते हैं। और इसी की तरह अब मेरे पास 7 का क्यूब क्या आएगा, कोई बताएगा। इन्होंने कहा है कि 343 आता है। और अब आपने इन तीनों को सम करना है। मुझे ये भी बता दें इन तीनों का सम क्या आएगा। ये मेरे पास ये 157 एक नंबर था। मैंने क्या किया, मैंने हर डिजिट का सेपरेटली मैंने क्यूब लिया है और क्यूब लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने तीनों को ऐड कर दिया और मेरे पास ऐड करने पे क्या आ रहा है 469 आ रहा है। 469 आ रहा है जो कि 469 इस नंबर की इक्वल नहीं है। तो इससे क्या बना जाएगा, तो ये इस नंबर की इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अगर इसका क्यूब लेने पे मेरे पास आंसर क्या आ जाए, उसी नंबर की इक्वल आ जाए, तो फिर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो हम ज़रा जाते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं। वो हमें कुछ एग्जांपल बता देगा ताकि हमें पता चल सके क्या वाकई। उसने हमें ना ये बताया कि 371 एक ना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो देखते हैं अब 371 हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। 371। अब सबसे पहले 3 का क्यूब हमने लेना है। तो 3 का क्यूब आपको पता है हमारे पास क्या आएगा 27 आ जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद हमें क्या लेना है 7 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, अभी अब आपने किसी ने बताया था 343 आ जाएगा। और इसी तरह 1 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 371 ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, हमारे पास एक नंबर था, हमने उसके जितने डिजिट से सबका अलहदा क्यूब लेके उसको प्लस कर दिया और प्लस करने पे हमारे पास जो सा आंसर आ रहा है वो उसी नंबर के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो हमने इसी तरह का प्रोग्राम बनाना है कि जो हम एक उसको नंबर इनपुट देंगे और इनपुट देने के बाद वो हमें बताएगा कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, चले हम लॉजिक की तरफ चलते हैं, हमने किस तरह लॉजिक बनानी है। तो चलिए हम ना 371 को ही पकड़ लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो देखिए हमने क्या करना है, अब देखें इसको हम ना स्टेप्स में ना कट करने लगे हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम की आपको समझ आ गई है। हम क्या करने लगे, हम इसको सोल्व करना है। तो हमने क्या करना है, इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसके जितने यानी कि एक नंबर है इसके हर डिजिट का अलग अलग क्यूब लेना है। हर डिजिट का अलहदा हमने क्यूब लेना है। तो क्यूब लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हर डिजिट को अलहदा पहले सेपरेट करना पड़ेगा ना, यानी कि क्योंकि हमारे पास ये तो एक ही नंबर है। अगर हमने इसके हर डिजिट का सेपरेटली क्यूब लेना तो हमें सबसे पहले इसके डिजिट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहले हम एक प्रोग्राम बना चुके हैं पहले ही कि हम किस तरह एक नंबर के डिजिट्स को सेपरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो आपको याद होगा कि किस तरह हम एक डिजिट के नंबर को सेपरेट करते हैं। तो उसी तरह हम आज उसका एक और तरीका भी देख लेते हैं। तरीके तो काफ़ी होते हैं, लेकिन आज हम एक और तरीका देख लेंगे कि हम किस तरह इसको सेपरेट करते हैं। तो चले मैं आपको दोबारा एक और तरीका आज बता देता हूँ। चले सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने हर डिजिट का क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हर डिजिट सेपरेटली की फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये काम करने लगे, हमने हर डिजिट को सेपरेट करना है, इस नंबर के हर डिजिट को। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर मैं इसका रिमाइंडर ले लूँ 10 के साथ तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसका रिमाइंडर लूँ 10 के साथ बिल्कुल 1 आएगी आउटपुट। ठीक है, अब इसी तरह अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या करना है, मैंने 371 को मैंने 10 के साथ यानी कि उसका रिमाइंडर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 1 आउटपुट आ गया, यानी कि वो क्या है जो सा लास्ट डिजिट था। इसी तरह अगर मैं 37 की मॉडुलस लूँ 10 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आपको पता है जो सा लास्ट डिजिट होता है हमेशा वही रिमाइंडर आता है। लास्ट डिजिट मेरे पास क्या 7 है, तो अब मेरे पास यहाँ पे 7 आउट आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 3 की मॉडुलस लूँ 10 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा आउटपुट, मेरे पास आउटपुट आएगी 3।
तो ये देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट्स आ रही हैं तो आप देख सकते हैं वो हमारे पास क्या है, सेपरेट डिजिट्स हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने किस तरह डिजिट्स को सेपरेट करना है। मैंने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है उसको क्या करना है, मैंने 10 के साथ उसकी मॉडुलस लेनी है। 10 के साथ मॉडुलस लेने के बाद मैंने क्या करना है, उसका लास्ट वाला डिजिट अब मैंने रिमूव करना है। देखिए मैंने 10 के साथ मॉडुलस ले ली है तो मुझे क्या मिला है, एक डिजिट मिल गया है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, 371 था, 371 का आखिरी डिजिट मैंने रिमूव कर दिया, मेरे पास क्या रह गया, 37 रह गया। अब आपने मुझे बताना है कि मैं किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट अगर मैंने रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यानी कि मैंने अगर किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट रिमूव करना है तो मुझे इसको 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ आ गया कि ये स्टेप मैंने कैसे किए हैं। बीच में एक स्टेप मैंने छोड़ा हुआ है, हर किसी के दरमियान में मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ है जो कि आपने मुझे बता दिया। यानी कि मैंने सबसे पहले ये स्टेप किया, 371 की मॉडुलस 10 के साथ मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 371 को डिवाइड किया 10 के साथ, तो जिसका मेरे पास आंसर क्या आएगा, 37। अब जो मेरे पास आंसर आ रहा है उसको मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, 10 के साथ मॉडुलस ले रहा हूँ तो वो मेरे पास 7 आ जाएगी। और इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, 37 को दोबारा से मैं 10 पे डिवाइड करूँगा और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, ये वो अकेला 3 रह जाएगा। और इसी 3 को अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, 10 के साथ मॉडुलस ले रहा हूँ और मॉडुलस लेने के बाद मैं दोबारा से क्या करूँगा, इस 3 को मैं डिवाइड करूँगा 10 पे। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 3 को अगर मैं 10 पे डिवाइड करूँ तो अब ये ज़ीरो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ज़ीरो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं वो हमने सेपरेट कर लिए हैं। यानी कि जैसे ही हमारे पास एंड पे आउटपुट क्या आ रही है, डिवाइड करने के बाद ज़ीरो आ गई है, इसका मतलब क्या है कि हमने उस नंबर के तमाम डिजिट सेपरेट कर चुके हैं। यानी कि देखें सबसे पहले 1 सेपरेट हुआ, फिर उसके बाद 3 सेपरेट हुआ और फिर इसके बाद 7 सेपरेट हुआ, 7 के बाद हमने 3 भी सेपरेट कर लिया और लास्ट में हमारे पास 0 बच गया। इसका मतलब है कि हमारे पास हमने एक एक करके तमाम नंबर सेपरेट कर लिए हैं। तो अब आपको लॉजिक की समझ आ गई है कि मैंने क्या किया, मैंने उन नंबर्स को किस तरह सेपरेट किया है। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप में क्या करूँगा, बार बार पहले नंबर की मॉडुलस लूँगा, फिर उस नंबर को 10 पे डिवाइड कर दूंगा, दोबारा उसकी मॉडुलस लूँगा 10 के साथ, दोबारा उसको डिवाइड कर दूंगा, दोबारा उसकी मॉडुलस लूँगा 10 के साथ, दोबारा उसको डिवाइड करता जाऊँगा। इस तरह हर बार जब भी मैं मॉडुलस लूँगा जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो मुझे क्या मिल रहा होगा, एक सेपरेट डिजिट मिल रहा होगा मेरे नंबर का, जो कि मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ। अब सिंपली मैंने क्या करना था, मेरे पास ये सेपरेट डिजिट आ चुके हैं, मैंने क्या करना है, मैंने इनका क्यूब लेना है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा मैं जिनका क्यूब मैं किस तरह लूँगा, यानी कि इनको 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने 3 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, यानी कि जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा मैं क्या करूँगा, उसी को आप 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3, और मैं इसका क्या लूँगा, क्यूब लूँगा। तो ये मैंने क्या किया, मेरे पास जो मेरे पास डिजिट्स आ रहे हैं मैंने क्या लिया, तीनों का क्यूब ले लिया। अब मैंने इन तीनों के क्यूब को मैंने प्लस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सम में मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे पास पहले ही आउटपुट आएगी यहाँ पे, जैसे ही मेरे पास पहला रिमाइंडर आएगा मैं क्या करूँगा, उसका क्यूब लूँगा और उसको मैं सम के अंदर स्टोर कर दूँगा। यानी कि सम इज इक्वल टू जो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, फर्ज करें मैं ना इसको थोड़ा सा लॉजिकली, यानी कि देखिए मैंने लॉजिक बना लिया, अब थोड़ा सा हम इसको कोडिंग की तरफ लेके जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक रिमाइंडर का वेरिएबल बना लूँगा REM, उसमें क्या स्टोर करूँगा, उसका रिमाइंडर। तो अब अगर मैं रिमाइंडर मेरे पास 1 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया 1, और इस स्टेप के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिमाइंडर के अंदर क्या स्टोर करना पड़ेगा, सम के अंदर, सम के अंदर मुझे रिमाइंडर का क्यूब, तो रिमाइंडर का क्यूब मैं इस तरह लूँगा REM। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर का क्यूब, तो ये लाइन आपको समझ आ गई है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उसका रिमाइंडर फाइंड किया, जो रिमाइंडर आया मैंने क्या किया, उसका क्यूब लेके उसको ऐड कर दिया सम के अंदर। दोबारा मैंने क्या किया, अब मैंने उस नंबर को 10 पे डिवाइड किया, 10 पे डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास उसका लास्ट डिजिट खत्म हो गया। अब जैसे ही मेरे पास लास्ट डिजिट खत्म हुआ मैंने क्या किया, उसको दोबारा 10 के साथ मॉडुलस ली। अब जो ये मैं 10 के साथ हमेशा जो मॉडुलस ले रहा हूँ, ये मेरे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को मैं बार बार अपडेट कर रहा हूँ। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 7 आ गया। अब दोबारा से मैं यही लाइन को, मैं इसी लाइन को दोबारा से यहाँ भी रिपीट करूँगा, इस लाइन पे भी। तो ये इनको ना मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आती जाए मैं कौन से स्टेप्स बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये स्टेप भी हमारे पास हो गया, जो रिमाइंडर आया मैंने क्या किया, उस रिमाइंडर का मैंने सम ले लिया और क्यूब लेके मैंने इसको सम में ऐड कर दिया। और मैंने दोबारा क्या किया, मैंने दोबारा उसी नंबर को मैंने 3 पे 10 पे डिवाइड कर दिया, मेरे पास अब 3 आ गया। अब मैंने दोबारा 3 को क्या करना है,
10 पे डिवाइड करना है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर मेरे पास आया वो 3 ही आया है। तो मैं सिंपली दोबारा क्या करूँगा, मैं इसी लाइन को दोबारा से कॉपी करूँगा यहाँ पे, यानी कि मैंने दोबारा रिमाइंडर का क्यूब लिया और उसको सम के अंदर ऐड कर दिया। और दोबारा जब मैंने 3 को 10 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 क्या मुझे रिप्रेजेंट करेगा, बस यहाँ तक मैंने चलना है। तो ये देखिए, ये 3 स्टेप मुझे ऐसे लगे हैं जो कि मैंने बार बार रिपीट करने हैं जब तक कि मेरे पास 0 एंड पे नहीं बच जाता। जैसे ही मेरे पास एंड पे 0 बचेगा मैं क्या करूँगा, ये 3 स्टेप्स को रिपीट करना छोड़ दूँगा। अब ये मैंने बता दिए, एक दफ़ा आपने ये तीनों स्टेप्स को ना, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, इसको शुरू से लेकर एंड तक दोबारा पढ़ लें। आई होप कि मुझे आपको ना समझ आएगी। आप एक दफ़ा दोबारा इसको खुद पढ़ें। सम वाला पॉइंट में ये था, सम मेरे पास क्या था कि वेरिएबल था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 1 आया है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने 1 का क्यूब लिया है, उसको मैंने सम के अंदर ऐड कर दिया। सम के अंदर पहले क्या था, 0 था ना, तो यहाँ मैं वो भी साथ कर देता हूँ। सम के अंदर पहले क्या था, 0 था, तो 0 प्लस रिमाइंडर का क्यूब क्या है, 1। तो अब सम के अंदर क्या स्टोर हो गया, सम के अंदर 1 स्टोर हो गया। इसी तरह जब दूसरी दफ़ा लूप मेरा रिपीट होगा दोबारा से, अब आपको पता है सम के अंदर इस वक्त क्या है, 1 है, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, 7। तो 7 का क्यूब मेरे पास क्या आएगा, 343 आएगा। तो 7 का क्यूब 343, और सम के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, यानी कि सम के अंदर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 1 प्लस 343, और ये अब क्या आ जाएगा, 344 आ जाएगा। अब सम के अंदर 344 स्टोर हुआ है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है ना, उसको मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, सम के अंदर ही, यानी कि सम को मैं बार बार अपडेट कर रहा हूँ। दोबारा से मैं क्या करूँगा, मेरे पास रिमाइंडर 3 आया, तो 3 का क्यूब मेरे पास क्या आएगा, 9। तो 9 को जब मैं दोबारा से क्या करूँगा, जी मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, तो हमने क्या करना है, मेरे ना रिमाइंडर का क्यूब लेना है। तो 3 का क्यूब लेंगे तो मेरे पास 9 आएगा, थोड़ी क्या आएगा, 27 आएगा। तो मैंने 27 को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं जब 344 में 27 को ऐड करूँगा तो आपको, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मेरे ख्याल से 371 ही आना चाहिए। तो यही आता है मेरे ख्याल से। तो ये सम का थोड़ा है था वेरिएबल। ये डिवाइड मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि मुझे ना, जब मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने रिमाइंडर निकाला ना, देखिए ना मेरे पास, जब मैंने यहाँ पे पहली दफ़ा रिमाइंडर निकाला तो मेरे पास पहला यानी कि लास्ट वाला डिजिट आ गया, यानी कि यहाँ पे मैं ना नंबर लिख देता हूँ 37। मेरे पास ये मेरे पास क्या है, वो नंबर है। तो जब मैंने पहली दफ़ा रिमाइंडर लिया तो मेरे पास ये लास्ट वाला डिजिट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सेकंड लास्ट डिजिट चाहिए, ठीक है। तो सेकंड लास्ट डिजिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 10 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 37 रह जाएगा, लास्ट वाला डिजिट मेरे पास रिमूव हो जाएगा, तो 37 रह गया। अब जैसे ही मैं 37 को दोबारा 10 के साथ मॉडुलस लूँगा तो मेरे पास लास्ट वाला डिजिट क्या है, 7 है। तो मेरे पास 7 आ जाएगा लास्ट वाला डिजिट रिमाइंडर में। तो यही मुझे चाहिए था ना, क्योंकि ये क्या सेकंड लास्ट नंबर है, तो मुझे सेकंड लास्ट नंबर चाहिए था, वो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर में आ गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट वाला नंबर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 7 को भी अब रिमूव करना पड़ेगा। मैंने 7 को रिमूव कैसे करना है, मैं दोबारा उसको 10 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अकेला 3 रह जाएगा। तो जैसे ही मैं 3 की मॉडल्स लूँगा 10 के साथ, तो मेरे पास 3 ही रिमाइंडर में आ जाएगा। तो जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहे हैं वो असल में क्या आ रहे हैं, मेरे पास वो डिजिट्स आ रहे हैं। मैं उस नंबर को सेपरेट डिजिट्स में उसके फाइंड कर रहा हूँ, ठीक। और वो जो से सेपरेट मेरे पास डिजिट आ रही हैं, यानी कि रिमाइंडर जो मेरे पास आ रहा है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्यूब ले रहा हूँ और उसका बार बार क्यूब लेके मैं इसको सम किए जा रहा हूँ। और एट द लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे सम होगा वो क्या आ जाएगा, 371 आ जाएगा। और जैसे ही मेरा ये लूप खत्म होगा मैं क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा ये जो मेरे पास सम है और जो मेरे पास असल वेरिएबल था, असल वेरिएबल यानी कि नंबर वो 371 था, और मेरे पास सम भी क्या आ गया, 371। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मेरे पास ये नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ आ गया। हमारे पास टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो हम चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो हमने क्या करना है, हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड, ये है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, मेरे पास काफ़ी आ गया। तो ये मैंने ना एक फंक्शन बना लिया जिसके पास एक नंबर आ रहा है इनपुट में। तो ये क्या करेगा, लॉजिक आपको सारी समझ आ चुकी है। मैं पहले यहाँ से जल्दी से लॉजिक लिख लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे कॉल भी कर लेता हूँ इसी को, ये ले मगर हमारी सारी लॉजिक वही है। तो हमने क्या करना है, हमने एक इंट सम का वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैंने 0 रख दिया है, और एक मेरे पास रिमाइंडर का वेरिएबल होना चाहिए, आ रही है रिमाइंडर। एक मेरे पास रिमाइंडर का वेरिएबल है और एक मेरे पास क्या है, सम का वेरिएबल है। और एक मेरे पास यहाँ पे टेम्प भी है, इंट टेम्प। ये मैं 2 लाइन में बना रहा हूँ, आप इसको 1 लाइन में भी बना सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी ये आपको पता चल जाएगा अभी कि मैंने ये जो सा नंबर है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में क्यों स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है।
ये आपको अभी थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी मैं क्यों स्टोर कर रहा हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ना, अच्छा अब देखिए मैंने करना क्या है, मैंने क्या करना है, मैंने ये जो सी 3 लाइन्स है ना मैंने बार बार इसको रिपीट करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने रिमाइंडर लेना है, उस नंबर को मैंने किस पे डिवाइड करना है, 10 के साथ उसका रिमाइंडर लेना है। यानी कि मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10, यानी कि मैंने इसका 10 के साथ मॉडुलस लूँगा तो जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा उसका मैंने क्यूब लेके उसको सम में ऐड कर देना है। तो ये मैंने करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके इसको इधर ले जाता हूँ। ये स्टेप मैंने रिपीट करना है, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है मैंने क्या किया, उसका क्यूब लिया है, क्यूब लेके उसको सम में ही ऐड कर दिया और फिर उसको दोबारा सम को अपडेट कर दिया। ये स्टेप करने के बाद मैंने दोबारा से क्या करना है, मैंने जो मेरे पास नंबर था उसको मैंने 10 पे डिवाइड कर देना है। और अब मेरे पास दोबारा नंबर क्या आ जाएगा, जो नंबर मैंने क्या करना है उसको डिवाइड बाई 10 कर देना है, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास फर्ज करें यहाँ पे नंबर क्या था, नंबर क्या था मेरे पास 371 था ना, तो 371 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 37, तो वो 37 मेरे नंबर में स्टोर हो जाएगा। यानी कि अब मेरा नंबर क्या है 37 है। अब वो दोबारा से यही इसी 3 स्टेप्स को मैंने बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो अब मेरा नंबर यहाँ पे क्या आ गया 37 आएगा। अब मैं 37 को यहाँ पे डिवाइड पहले मॉडुलस लूँगा 10 के साथ, फिर उसका रिमाइंडर क्या आएगा 7, फिर उसका क्यूब लेके सामने ऐड कर दूंगा, फिर दोबारा 37 जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 3, सॉरी आंसर 3 आएगा। वो 3 अब जाके मेरे नंबर में स्टोर हो जाएगा। तो जब तक मेरा ये नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं आता तब तक मैंने क्या करना है, इस लॉजिक को मैंने रिपीट करना है। तो मुझे बताएं मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा अगर मैंने इन 3 लाइन्स को रिपीट करना है बार बार। तो आपने बता दिया है, तो बिल्कुल हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना मुझे यहाँ पे बेहतर भला क्या लग रहा है, मुझे यहाँ बेहतर लग रहा है कि मैं वाइल लूप यूज़ करूँ। कंडीशन में क्या रखूँगा, नंबर, यानी कि जब तक जो सा मेरा नंबर है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, तब तक तुम क्या करो, तुम इन 3 लाइनों को बार बार रिपीट किए जाओ। ये तो ये सारी लॉजिक मेरी ख़त्म हो गई है। यानी कि देखिए ना, जब आखिरी बार जब मेरा यहाँ पे नंबर क्या होगा 0 होगा तो वो यानी कि बार बार यानी कि ये 3 लाइन्स रिपीट करने के बाद वो दोबारा आके ऊपर कंडीशन चेक करेगा। तो जब लास्ट टाइम जब मेरा यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वो ऊपर जाके जैसे ही कंडीशन चेक करेगा क्या नंबर यानी कि 0 ग्रेटर देन 0 होगा, तो जैसे ही ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो मेरा ये लूप ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने जो मेरे पास सम आ रहा है उसको मैं कंपेयर करूँगा किसके साथ, अपने टेम्प के साथ। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि जो मेरे पास सम आ रहा है ना, अब उसको मैं नंबर से तो नहीं ना कंपेयर कर सकता क्योंकि नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या 0 आ चुका है, उसको मैं नंबर से कंपेयर नहीं करूँगा, उसको मैं किससे कंपेयर करूँगा, टेम्परेरी वेरिएबल के साथ जिसमें मैंने नंबर को स्टोर किया था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे टेम्प में स्टोर किया था वेरिएबल नंबर को। तो अगर तो वो इसके इक्वल आ जाते हैं तो मैंने क्या प्रिंट कर देना है, सी आउट इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, और एल्स में अगर वो नहीं आता तो मैंने क्या प्रिंट कर देना है, इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो मैंने इसी को यहाँ पे रिपीट कर दिया एल्स में। तो अब हम इसको ना रन करके देख लेते हैं क्या वाकई ये सही वर्क कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ना 1 इनपुट देता हूँ, चलिए 1 नहीं, इसको ना कोई भी रैंडम इनपुट देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग बता रहा है, मुझे बिल्कुल सही बता रहा है, ये वाकई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब इसको मैं दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट थी 371, इसको मैं अब 371 इनपुट देता हूँ। 371 मैंने इनपुट दिया तो वो आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है कि इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये मुझे बिल्कुल ठीक बता रहा है। कॉल स्टैक के बारे में आपको बताना है कि एक फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे सिंपल ना फंक्शन कुछ बना लेता हूँ ए, और मैं प्रिंट कर देता हूँ सी आउट इज कॉल्ड, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फंक्शन मेरे पास बी है उसको कॉल कर देता हूँ, और मेन के अंदर मैं जाके ए को कॉल कर देता हूँ। अब
मेरे पास बी फंक्शन क्या है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। इसी का नाम है क्या कर देता हूँ, अब बी कर देता हूँ और यहाँ इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ बी इज़ कोल्ड, और यहाँ पे मैं सी को कॉल कर देता हूँ। दोबारा इसके ऊपर एक फंक्शन ले लेता हूँ, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी इज़ कोल्ड, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ नहीं, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे किया क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले एक फंक्शन ए बनाया है, उसको मैंने मेन में कॉल किया हुआ है। तो जैसे ही मेरा सबसे पहले आपको पता है मेरी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन वाले फंक्शन से। तो सबसे पहले मेरा मेन एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। तो मेन एग्जीक्यूट होने जब होगा वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा, ए फंक्शन को। तो वो ए फंक्शन में आएगा, ए फंक्शन आने के बाद वो सबसे पहले यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा ए इज कोल्ड। तो मैं क्या करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी करके ना मैं पहले मेन में भी प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मेन इज कोल्ड। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, मेन इज कॉल्ड प्रिंट होगा। उसके बाद कॉल किसके पास चली जाएगी, ए के पास। मैं यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट कर देता हूँ, मेन इज टर्मिनेटेड, ठीक है, ताकि मैं पता चले कि यहाँ पे अब मेन इसके बाद खत्म हो रहा है, खत्म हो गया इसकी वर्किंग। तो अब ये ज़रा समझिएगा कि आपने मुझे बताना है कि मेरी जो सी कंसोल स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन, इसके ऊपर क्या क्या प्रिंट हो गया आएगा। तो ये हमने ज़रा चेक करना है। इसको हम कहते हैं कि ना कॉल्स को ना ट्रैक करना, कि मेरी कॉल्स एक जगह से कहाँ पे जा रही हैं। मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और वो फंक्शन आगे किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, जैसे उसके पास कॉल जाती है वो आगे किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देखने लगे हैं। सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन से वर्किंग स्टार्ट होगी। मेन में जब मेरा आएगा कंट्रोल, तो सबसे पहले ये प्रिंट कर देगा कि मेन इज़ कॉल्ड। फिर उसके बाद वो ए को कॉल करेगा, ए के पास कॉल जाएगी, आपको पता है ए यहाँ पे है। तो ए में अंदर जैसी कॉल जाएगी वो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, ए इज़ कॉल्ड। वो उसको प्रिंट करने के बाद वो बी फंक्शन को कॉल कर देगा। बी भी अब एक फंक्शन है, वो कहाँ पे है, वो हमारे पास ये ऊपर है। तो जैसे बी के पास मेरा कंट्रोल जाएगा, वो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, बी इज़ कॉल्ड। और वो किसको आगे कॉल कर देगा, वो सी फंक्शन को, एक और फंक्शन को कॉल कर देगा। अब सी फंक्शन के पास मेरी कंट्रोल चल जाएगा, वो सी फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद वो सी इज़ कॉल्ड आ जाएगा, और अब इसकी वर्किंग ख़त्म हो गई है, ये आगे किसी को कॉल नहीं कर रहा। तो अब जैसे ही एक फंक्शन की वर्किंग ख़त्म होती है ना, तो मेरा कंट्रोल वापस वहीं पे चला जाता है जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ था। तो आपको पता है ये सी फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, लाइन नंबर 14 पे, इस लाइन से ख़त्म हुआ था ना, एक कॉल हुआ था, सॉरी। तो मेरा कंट्रोल जैसे इसकी वर्किंग ख़त्म हुई है, इसी लाइन पे वापस आ जाएगा, लाइन नंबर 14 पे। तो जैसे ही वो लाइन नंबर 15 पे जाएगा, आप नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको पता है जैसे वो लाइन नंबर 15 में जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन बी की वर्किंग भी ख़त्म हो गई है। अब आपको पता है जैसे फंक्शन बी की वर्किंग ख़त्म हुई है, तो वो कहाँ पे मेरा कंट्रोल चला जाएगा, जहाँ से बी मेरा कॉल हुआ था। तो बी किस लाइन से कॉल हुआ था, इस लाइन से। तो वो इस लाइन पे वापस आ जाएगा। अब वो इस लाइन को वो एग्जीक्यूट कर चुका है, तो वो जब वापस नीचे आएगा ना 22nd लाइन पे, तो इस लाइन पे अब आपको पता है वो ए भी टर्मिनेट हो चुका है। जैसे ए टर्मिनेट होगा, तो मेरी कॉल वापस कहाँ पे आएगा, कंट्रोल जहाँ पे ए को मैंने कॉल किया था। तो ए को मैंने कॉल कहाँ पे किया था, 29 वाली लाइन पे। तो 29 वाली लाइन को उसने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, नीचे वाली लाइन्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, मेन इज़ टर्मिनेटेड, तो मेरे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा, और उसके बाद मेरा मेन टर्मिनेट हो चुका है। तो अब आपको पता चल गया कि मेरी कॉल कहाँ से कहाँ पे जा रही है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई मेरी कॉल्स बिल्कुल सही जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास ये प्रिंट हो गया, मेन इज़ कॉल्ड। उसके बाद कॉल किसके पास चली गई है, ए के पास। ए के पास कॉल गई है, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, ए इज़ कॉल्ड। उसके बाद कॉल किसके पास गई है, बी के पास, तो बी इज़ कॉल्ड। उसके बाद कॉल किसके पास गई है, सी इज़ कॉल्ड, तो सी भी कॉल्ड हो गई। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि कॉल वापस भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको कंफर्म करने के लिए इसी लाइन को ना कॉपी करता हूँ और इसको ऊपर भी ले जाता हूँ, इस लाइन के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी इज़ टर्मिनेटेड। यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ ए इज़ टर्मिनेटेड, क्योंकि ये ए का फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी इज़ टर्मिनेटेड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी इज़ टर्मिनेटेड। तो अब आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इसको कॉल करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं। अब आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाएगा मेरी कॉल कहाँ से कहाँ पे जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा जो सा वर्किंग थी वो मेन से स्टार्ट हुई है, मेन में ये लाइन प्रिंट हुई है। उसके बाद मेरी कॉल कहाँ पे चली गई है, वो देखें, वो लाइन प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद मेरी कॉल चली गई ए के पास। तो जैसे ही मेरी कॉल ए के पास गई है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, ए इज़ कॉल्ड। तो वो देखिए ए इज़ कॉल्ड हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका है। तो ये प्रिंट होने के बाद कॉल किसके पास चली गई है, बी के पास। तो जब तक बी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं ना होगी, नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब वो कॉल कहाँ पे चली गई है, बी के पास।
तो यहाँ से मेरा कंट्रोल चला गया बी के पास, तो बी के पास गया तो उसने ये लाइन प्रिंट कर दी है बी इज़ कॉल्ड, तो आप देख सकते हैं उसके बाद बी इज़ कॉल्ड प्रिंट होकर आ गया। जैसे ही वो नीचे वाली लाइन में आया उसको पता चला यहाँ तो एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, अब मेरा कंट्रोल उस फंक्शन के पास चला गया, तो उस फंक्शन के पास गया, वहाँ पे क्या प्रिंट हुआ सी इज़ कॉल्ड, तो आप देख सकते हैं सी इज़ कॉल्ड। लेकिन फ़ौरन बाद अब यहाँ पे और कोई फंक्शन नहीं ना कॉल हो रहा, तो मेरा फंक्शन कंट्रोल क्या करेगा, कंपाइलर अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा सी इज़ टर्मिनेटेड, तो देखें फ़ौरन सी इज़ कॉल्ड के बाद सी इज़ टर्मिनेटेड कॉल हुआ है, प्रिंट हुआ है। तो ये प्रिंट होने के बाद वो नीचे वाली लाइन में आएगा, तो यहाँ पे आके मेरा जो सा सी फंक्शन है वो टर्मिनेट हो चुका है। तो जैसे ही सी फंक्शन टर्मिनेट हुआ तो मेरा कंट्रोल वापस कहाँ पे जाएगा, जहाँ से इसको मैंने कॉल किया था। तो इसको मैंने इस लाइन से कॉल किया था, ये 15 वाली लाइन पे, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो अब 17 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो आपको पता है 17 वाली लाइन में लिखा हुआ बी इज़ टर्मिनेटेड, तो आप देख सकते हैं सी इज़ टर्मिनेटेड के बाद फ़ौरन लिखा हुआ बी इज़ टर्मिनेटेड। तो जैसे ही बी टर्मिनेट हुआ है इसकी कॉल यहाँ पे आ गई कंट्रोल वापस, और उसके बाद ये प्रिंट हो गया ए इज़ टर्मिनेटेड। और एट द एंड कॉल मेरी होती होती वापस मेन में आई है, तो मेन में जैसे ये उसने एट द एंड ये प्रिंट कर दिया मेन इज़ टर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये जो सी आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि कॉल मेरी कैसे, किस तरह एक फंक्शन कॉल होता है किस ऑर्डर में, और किस तरह मेरा वही फंक्शन वापस आता है रिवर्स, यानी कि मेन से हर चीज़ शुरू होती है और मेन पे आके हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। चलिए ठीक, ये तो आपको समझ आ गई है। अब देखते हैं कि असल में मेरा जो सा कंपाइलर है वो मेमोरी के अंदर किस तरह इस चीज़ को ना मैनेज कर रहा होता है, उसको किस तरह पता चलता है कि यार मैं इस लाइन से ये फंक्शन कॉल हुआ है, वो उसके पास चला जाता है, फिर वहाँ से कोई और फंक्शन कॉल होता है वो उसके पास चला जाता है। तो उसको ये कैसे वो सारा मैनेज करता है कि यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, वहाँ पे चला गया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर वापस वहाँ से कोई और फंक्शन कॉल हो रहा था वहाँ पे चला जाएगा, तो वो वापस आता है जब, तो ये वो सारा कैसे मैनेज करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, और तो मैंने ना कर लिया। तो असल में ना ये मेरी मेमोरी के अंदर ना एक ना कॉल स्टैक बनता है। कॉल स्टैक से मुराद क्या है कि किस तरतीब से मेरे पास ना फंक्शन ना कॉल हो रहे होते हैं। तो मैं असल में ये क्या होता है, ये फ़र्ज़ करें मेरे पास ना ये कॉल स्टैक है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कॉल स्टैक है। तो आपको पता है जो सा कोई भी मेरे पास C++ का प्रोग्राम है वो किस फंक्शन से उसकी वर्किंग शुरू होती है, मेरे पास मेन फंक्शन से, यानी कि सबसे पहले ये मेरे पास कॉल स्टैक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मेरा लोड होता है इस कॉल स्टैक के ऊपर, मेरा मेन का फंक्शन, यानी कि सबसे पहले मेरा मेन के फंक्शन की वर्किंग स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेन, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे मेन के फंक्शन ने आगे हम जैसा कि हमने वो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर ए का फंक्शन कॉल हुआ था, तो जैसे ही मेरा अब यहाँ पे मैं देख भी लेता हूँ कि ए का फंक्शन मैंने किस लाइन पे कॉल किया, तो आप देख सकते हैं वो 34 वाली लाइन पे मैंने क्या किया, मैंने ए का फंक्शन कॉल किया है। तो जैसे ही मेरा कहाँ पे गया वाइट बोर्ड, ये है, तो जैसे ही यहाँ पे ना वो ए का फंक्शन कॉल होगा ना, तो मेरा मेन का प्रोग्राम क्या करेगा, वो यहाँ पे ना 34 को स्टोर कर लेगा, ठीक है, यानी कि वो ये लाइन नंबर वो स्टोर कर लेगा कि उसने कॉल को वापस किस लाइन पे लेके आना है। इस लाइन को उसने स्टोर कर लिया और किसको कॉल कर दिया, ए वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे मेरा कॉल स्टैक के ऊपर ए का फंक्शन लोड हो जाएगा, ए का फंक्शन, ठीक है। अब आप ए के सारी जो सी स्टेटमेंट लिखी है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही वो ए के अंदर मैं गया तो ए के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया हुआ था बी कौन सी लाइन पे हुआ है, 24 वाली लाइन पे। तो ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक है, वो यानी कि वो लाइन स्टोर कर लेता है जहाँ से वो कॉल होता है। तो असल में तो यहाँ पे वो लाइन नंबर नहीं होती हमारी मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है, तो यानी कि वो क्या करता है, वो एड्रेस स्टोर कर लेता है जहाँ से वो अगला फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ पे मैं आपको लाइन नंबर बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ए फंक्शन के अंदर गया, वहाँ से एक और फंक्शन कॉल हुआ था 24 वाली लाइन से, तो वो क्या करेगा यहाँ पे 24, यानी कि असल में वो मेरा कंपाइलर एड्रेस स्टोर कर लेता है जहाँ पे उसने कॉल को वापस लेके आना होता है। तो 24 वाली लाइन पे उसने एक और फंक्शन कॉल कर दिया बी का, तो मेरा कंट्रोल बी के पास चला गया, ठीक है। अब वो बी को एग्जीक्यूट करेगा, नीचे दो वाले प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, वो वहीं पे पास हो चुके हैं। अब वो बी के पास चला गया, तो बी के पास गया तो उसने सारी लाइन एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट करने के बाद एक और फंक्शन कॉल हो गया सी का, वो लाइन नंबर 15 पे कॉल हुआ है। तो वो क्या करेगा, मेरे कॉल स्टैक के ऊपर सी फंक्शन को लोड कर देगा। अब वो सी के ऊपर वर्किंग शुरू कर देगा, बी को वहीं पे पॉज कर देगा, और उसने 15 वाली लाइन से कॉल किया तो वो यहाँ पे 15 को स्टोर कर लेगा। वो क्यों स्टोर कर रहा है, ताकि मेरे कंपाइलर को पता चल सके कि उसने वापस इस लाइन पे आना है, इस एड्रेस पे आना है। तो जैसे ही अब देखें मेरे सी का फंक्शन कॉल हुआ, सी लोड हुआ है, तो सी के अंदर जितनी भी लाइन ऑफ है थी वो एग्जीक्यूट हुई हैं। सी जैसे ही मेरा अब टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, मेरा कॉल स्टैक में से ये जो सा सी था ना, इसको हम कहते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ये मेरे कॉल स्टैक में से
पॉप हो चुका है, यानी कि जैसे ही एक फंक्शन मेरे कॉल स्टैक में आता है उसको हम कहते हैं पुश। ये ना टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं, आप याद रखें, आप आगे जाके इनको ना यूज़ भी काफ़ी करेंगे, सुनेंगे भी इनके बारे में। वैसे अब आप याद रख लें कि पुश और पॉप की ये दो ना टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आप आगे जाके काफ़ी सुनेंगे कि जैसे ही मेरे ना एक फंक्शन मेरे कॉल स्टैक के ऊपर लोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुश हो गया, यानी कि ये फंक्शन पुश हो गया है। और जैसे ही उसकी जो सी एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन पॉप हो जाता है। तो जैसे ही मेरा सी का फंक्शन पॉप हुआ है तो वो क्या करेगा, मेरा कंट्रोल इसको ख़त्म करने के बाद वो लाइन नंबर 15 पर चला जाएगा बी फंक्शन के अंदर, जहाँ पे उसने छोड़ा था उस प्रोग्राम को। अब वो बी को जब ख़त्म करेगा तो ये भी फंक्शन क्या होगा, मेरे कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा। वो मेरी वर्किंग कहाँ पे चली जाएगी, लाइन नंबर 24 पे, जहाँ से वो फंक्शन हुआ था कॉल। तो इसी तरह वो ए को भी एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीट, ए को भी एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, लाइन नंबर 34 पे चला जाएगा मेन के अंदर। तो जैसे ही मेरा मेन की भी जो भी आगे जितनी भी है मेरे पास स्टेटमेंट्स है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, तो क्या होगा, मेरे कॉल स्टैक से मेन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी पॉप हो जाएगा। और मेन आपको पता है हमेशा क्या रिटर्न करता है, 0। तो अब देखें मेन को किसने कॉल किया था, यानी कि आपको पता है ना कंट्रोल हमेशा किसके पास जाता है रिटर्न होके, जिसको उसने कॉल किया होता है। तो आपको पता है जो उसका मेन है, अब उसको किसने कॉल किया था, मेरे CPU ने, यानी कि आपको पता है ना मेरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा कंट्रोल यूनिट CPU। तो यानी कि मेरे CPU ने कॉल किया था मेरे मेन को, आगे जो भी काम किया वो सारा मेरे मेन ने किया है। तो मेरा मेन क्या करेगा, वो CPU को क्या रिटर्न करेगा, 0। तो अब ये ना बाय कन्वेंशन होता है कि जब भी मेरा जो सा मेन का फंक्शन है ना मेरे CPU को 0 रिटर्न करता है ना, तो मेरा CPU ये समझता है हाँ यार ये जो सा मैंने प्रोग्राम कॉल किया था ना ये बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। आप 1 भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन हम क्या रिटर्न करते हैं, 0 रिटर्न करते हैं। CPU को जब भी 0 आउटपुट में मिलता है ना, यानी कि रिटर्न में 0 मिलता है, तो CPU ये समझता है कि हाँ ये फंक्शन बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन जैसे ही 0 के अलावा उसको कुछ और मिलेगा ना, वो ये समझेगा कि ये यानी कि जो मैंने प्रोग्राम कॉल किया ये बिल्कुल सही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये बाय कन्वेंशन हम ना वो मेन के अंदर आपको पता है हम रिटर्न करते हैं। तो ये इस तरह सारी वर्किंग ना जारी होती है मेरी कॉल स्टैक के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल स्टैक। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको बताना ज़रूरी था, इसके बारे में आप आगे जाके सुनेंगे काफ़ी। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होगी, मुझे बता दें, अगर नहीं आई तो पूछ लें।